नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया लाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सोल सिटी। बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में अपन लोग अध्ययन कर रहे थे जायसी का निर्धारित काव्यांश को हम देख रहे थे, उसकी सह प्रसंग व्याख्यान देख रहे थे। आज भी हम जायसी की काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्यान ही देखेंगे। तो देखिए, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंत दल बाजा, धूम श्याम दोरे घन धाये, श्वेत ध्वजा बगु पाति दिखाए, खरग बीज चमके जौं ओरा, बूंद बान बरिसे घन घोरा, अर्द्रा लाग बीज भूई लेई, मोहि पिय बिनु को आदर देई, औने घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊ, करही बेज घट रहे न जीऊ, पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गर्व, कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। तो देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। गाजा मतलब गर्जना, दल मतलब सेना, धूम मतलब धूमिल, शाम मतलब काले, श्वेत का मतलब होता है श्वेत ध्वजा मतलब श्वेत ध्वजा, भूई मतलब भूमि, औने मतलब उमड़ आई, दादुर मतलब मेंढक, बेज मतलब वेद्य, पूरब मतलब पुष्य और गौरव मतलब गौरव। प्रस्तुत अवतरण जायसीकृत पद्मावत में आए नागमती वियोग खंड से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों से ही नागमती के वियोग वर्णन के अंतर्गत 12 मासा प्रारंभ होता है। यह आषाढ़ से प्रारंभ होता है, परंतु अवतरण में कवि आषाढ़ में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ नागमती की वीरावस्था का वर्णन करता है। यानी कि इस जो अवतरण है, ये जो काव्यांश है, इसमें कवि ने 12 मासा पद्धति का अनुसरण किया है। यानी कि साल के जो 12 महीने होते हैं, उसकी अलग अलग ऋतुएं जो होती है, उसके अनुसार मतलब विरहिणी जो नायिका है, विरहिणी जो नागमती है, उसकी क्या स्थिति होती है। देखिए, नागमती कहती है कि आषाढ़ का महीना आ गया है, मेघ आकाश में गरजने लगे हैं, विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली है और उसकी सेना आ पहुंची है। धुएं जैसे रंग के काले और गोरे बादल सैनिकों की तरह आकाश में दौड़ने लगे हैं और उनके मध्य उड़ने वाले बगुलों की पंक्तियां श्वेत ध्वजा के समान दिखलाई देने लगती है। मेघों की बिजलियां तलवार सी चमकने लगी, बिजली रूपी तलवार चारों ओर चमकने लगी और मेघ बूंद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा करने लगे। घटा उमड़कर चारों ओर छा गई, नागमती कातर स्वर में पुकार उठी। यानी कि ऐसी स्थितियों को देखते हुए नागमती जो है, बड़े डरे हुए स्वर में पुकार उठी, हे प्रियतम, मेरी रक्षा करो, मुझे काम सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ मेंढक, मोर, कोयल और पपिया शोर मचा रहे हैं। ये ही काम के सैनिक हैं। काम मतलब कामदेव, यानी कि जो कामदेव है उसके जो ये सैनिक हैं, जैसे मेंढक, मोर, कोयल, पपिया, ये जो है शोर मचा रहे हैं। इन सभी के शब्दों को सुनकर मेरे हृदय पर बिजली सी गिरती है और प्राण व्याकुल होकर शरीर छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। अर्थात इन सभी के शब्द मुझे प्राण घातक सिद्ध हो रहे हैं। यानी कि ये जो इसके जो कामदेव के जो सैनिक हैं, जैसे मेंढक, मोर, कोयल, ये जो इनकी आवाज़ है वो मेरे हृदय को भेदती हुई चली जाती है। हे प्रिय, अब पुष्य नक्षत्र भी सिर पर आ गया है, मैं बिना स्वामी के हूँ। कौन मेरा मंदिर छुआएगा? जिनके घर में कंत है, कंत मतलब पति, अर्थात जिनके पति घर में हैं वे सुखी हैं, उन्हीं को गौरव और गर्व है। मेरा कंत बाहर है, इससे मैं सब भूल गई हूँ। यानी कि मेरा पति बाहर है, इसलिए मैं सब भूल गई हूँ। इसमें असंगति अलंकार है। आगे देखिए,
सावन बरस में अति पानी, भरसी परी हो बिरह झुरानी। लाग पुनर्वसु पीऊ न देखा, भई बावरी कह कंत सरेखा। रकत के आंसू परही भुई टूटी, रेंगी चली जस बिरह बहुटी। सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, हरि यरि भूमि कुसुम्बि चोला। हिय हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई दे झक झोरा। बाट असूज अथा गंभीरी, जे बाउर बा फिरे भंबीरी। जग जल बूंद जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। पर्वत समुद्र अगम बिच, बिहड़ घन बन डांख। किम के भेटो कंत तुम, न मोई पावन पांख। देखिए, प्रस्तुत अवतरण जो है नागमती व्यूह खंड से ही लिया गया है। इन पंक्तियों में पूर्व प्रसंगानुसार ही कवि 12 मासा वर्णन के अंतर्गत सावन मास में नागमती के विरह वियोग का वर्णन कर रहा है। 12 मासा मतलब जो कवि जो है, जो अपने देसी महीने होते हैं 12, उनके अनुसार नागमती के वियोग दिशा का वर्णन कर रहा है। अब देखिए, इसमें सावन मास में नागमती की विरह वियोग की दशा कैसे है उसका वर्णन देखिए। कवि कह रहा है कि सावन में मेघों के खूब पानी बरसता है, सावन में मेघों से खूब पानी बरसता है। भरन पड़ रही है, फिर भी नागमती विरह से व्याकुल होकर सूख रही है। नागमती कह रही है कि पुनर्वसु नक्षत्र लग गया और मैंने अभी तक प्रिय को नहीं देखा है। मैं बावली हो गई हूँ, मेरा समझदार जानकार कंत कहाँ है, अर्थात चतुर प्रियतम कहाँ रहे, यह सोच सोच कर मैं बावली हो गई हूँ। रक्त के आंसू पृथ्वी पर गिर रहे हैं, वे ही मानो विरह बहुटियों के रूप में जमीन पर रेंग रहे हैं। सखियों ने अपने अपने पतियों के साथ हिंडोला सजाया है, हिंडोला मतलब झूला। पृथ्वी चारों ओर से हरी भरी हो गई है और कुसुम्बी रंग के वस्त्र भी पहने हुए हैं, परंतु मेरा हृदय हिंडोले की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। विरह झकोले देकर उसे झुला रहा है। मार्ग असूज अथाह और गंभीर हो गए हैं, मेरा जी उनमें बावले गंभीर होकर चक्कर लगा रहा है। जहाँ तक देखती हूँ संसार जल में ही डूबा हुआ दिखाई देता है। मेरी नाव सेवक के बिना ठहरी हुई है। पर्वत अगम समुद्र बिहड़ वन और घने ढाक के जंगल मेरे और प्रियतम के बीच हैं। हे प्यारे, तुमसे कैसे मिलूं? न मेरे पाँव हैं न पंख ही हैं जिनकी सहायता से मैं उड़कर तुम्हें प्राप्त कर सकूं। कहने का भाव यह है कि नागमती विरह के कारण इतनी आसक्त हो गई है कि उसे चला भी नहीं जाता है। इसमें विशेष बात देखिए, भरन से आश्रय धान की खेती के योग्य पानी से है। भरनी झुरानी यहाँ पर विशेषोक्ति और विरोधाभास का संकर है। लागी देखा में चिंता नामक विरावस्था व्यंजित की गई है, अतः स्वतः संभवी वस्तु के से व्यंग्य है। रक्त बिरबहुटी लक्ष्योपमा से विराधिक्य व्यंजित किया गया है, अतः कवि की प्रोक्ति सिद्ध अलंकार से वस्तु व्यंग्य है। पर्वत पंख स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य है। इस अवतरण में प्रस्तुत विरहोद्दीपन के रूप में चित्रित की गई है। पुनर्वसु आषाढ़ शुक्ल में लगभग 5 जुलाई को यह नक्षत्र लगता है। नागमती कहती है कि पुनर्वसु लगा, परंतु प्रिय ने उन्हें नहीं देखा, नहीं तो मेरे पति चतुर है, वे उसका संकेत समझकर अवश्य लौट आते। भंभीरा एक पतंगा होता है जो वर्षा के अंत में प्राय पानी के किनारे घास पर दिखाई देता है। यह अपने पैरों को हिलाकर भन भन करता रहता